स्वागत है आप सभी लोगों का आज के इस वीडियो में। इस वीडियो में हम आरआरबी एनटीपीसी का प्रैक्टिस सेट नंबर 3 डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए चलते हैं सेट नंबर 3 के पहले प्रश्न पे। पहला प्रश्न है, भारत की संसद यानी कि पार्लियामेंट मुख्यतः किस मॉडल पर आधारित है। तो भारत की जो संसद है, ये जो पार्लियामेंट है, ये किस मॉडल पर आधारित है। तो इसका राइट आंसर होगा ब्रिटिश पार्लियामेंट के मॉडल पर भारत की संसद आधारित है। तो ये मुख्यतः भारतीय संविधान के स्रोतों से क्वेश्चन है। अगर हम इसमें बात करें कि ब्रिटेन से हमने क्या क्या लिया है, तो ब्रिटेन से जो हमने चीज़ें ली हैं, एक तो लिया है हमने कानून का शासन। क्या लिया है? कानून का शासन, ये हमने ब्रिटेन से लिया है। एकल नागरिकता, क्या और दूसरा लिया है एकल नागरिकता। तीसरा लिया है राज्यों के चुनाव व राज्यों की परिषद। ये हमने 3 चीज़ें जो हैं वो ब्रिटेन से ली हैं। अगर हम इसमें यूएसए की बात करें तो यूएसए से हमने मौलिक अधिकारों को लिया है। मौलिक अधिकारों को लिया है। राष्ट्रपति पर महाभियोग, इस पर राष्ट्रपति पर महाभियोग, इसके साथ न्यायपालिका, न्यायिक समीक्षा, न्यायिक समीक्षा जो होती है यानी कि जुडिशियल रिव्यू, ये भी हमने यूएसए से लिया है। और उपराष्ट्रपति का पद, ये भी यूएसए के संविधान से लिया गया है। जर्मनी की बात करें तो जर्मनी से हमने आपातकाल लिया है। जर्मनी से क्या लिया गया है? तो आपातकाल जर्मनी से लिया गया है। और ऑस्ट्रेलिया की अगर हम बात करें तो ऑस्ट्रेलिया से जो हमने लिया है, एक तो ऑस्ट्रेलिया से हमने लिया है समवर्ती सूची, समवर्ती सूची, इसके साथ संयुक्त बैठक, संयुक्त बैठक जिसका जिक्र जो है वो अनुच्छेद 108 में बताया गया है। राष्ट्रपति इसको बुलाता है संयुक्त बैठक को, लेकिन अध्यक्षता जो है वो कौन करता है? तो अध्यक्षता जो लोकसभा का अध्यक्ष होता है वो संयुक्त बैठक की अध्यक्षता करता है। इसके बाद अगर हम यूएसएसआर की बात करें तो यूएसएसआर से हमने लिया था 5 ईयर प्लान और मौलिक कर्तव्य। 5 ईयर प्लान और मौलिक कर्तव्य, मौलिक अधिकार हमने यूएसए से लिए थे, मौलिक कर्तव्य जो है वो यूएसएसआर से लिए थे, जो वर्तमान समय में रसिया है। अगर कनाडा की बात करें तो कनाडा से हमने क्या लिया है? तो कनाडा से लिया है हमने केंद्र की अवशिष्ट शक्तियाँ और संघीय व्यवस्था, ये हमने कनाडा से लिया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, विश्व में सबसे अधिक वर्षा वाला मौसिनराम किस पहाड़ी की दक्षिण श्रृंखला में स्थित है। तो मौसिनराम जो है यहाँ पे विश्व की सर्वाधिक वर्षा होती है। और सर्वाधिक वर्षा में अगर हम बात करें तो 11,871 मिलीमीटर यहाँ पे वर्षा दर्ज की जाती है, जो विश्व की सर्वाधिक वर्षा है। तो ये किस पहाड़ी में स्थित है? तो इसका राइट आंसर होगा खासी पहाड़ी। खासी पहाड़ी जो कि मेघालय में स्थित है, खासी पहाड़ी। और सेवरॉय पहाड़ी की बात करें तो ये कहाँ पे है? तो तेलंगाना में ये सेवरॉय पहाड़ी है। और जो मीजो पहाड़ी है ये आपकी मणिपुर में स्थित है। और नागा पहाड़ी कहाँ पे है? तो नागा पहाड़ी जो है वो भारत और म्यांमार की सीमा का निर्माण करती है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से भारतीय संविधान के किस संशोधन द्वारा अनुच्छेद 19A के सब क्लॉज सी में सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? तो ये किस संविधान संशोधन द्वारा सहकारी समितियां शब्द जोड़ा गया था? अनुच्छेद 19A के सब क्लॉज सी में। तो इसका राइट आंसर होगा सी। 97वां संविधान संशोधन 2011 के तहत इसमें ये शब्द जो है 19A के सब क्लॉज सी में सहकारी समितियां जोड़ा गया था। वहीं अगर हम 42वें संविधान संशोधन की बात करें तो 42वें संविधान संशोधन 1976 से समाजवाद, धर्मनिरपेक्ष और अखंडता हमने इसमें जोड़ा। इसके साथ 51A के 10 में हमने मौलिक कर्तव्यों को, जो 10 मौलिक कर्तव्य थे वो हमने 51A में जोड़े। और 73वें संविधान संशोधन में हमने क्या जोड़ा? तो 73वें संविधान संशोधन में हमने पंचायतों को जोड़ा। 74 में हमने नगर पालिकाओं को जोड़ा। और जो आपको ये दिख रहा है 36वां संविधान संशोधन 1975, इसके तहत हमने ये जो संविधान संशोधन किया था, इसमें हमने सिक्किम को पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। इससे पहले जो 35वां संविधान संशोधन किया था उसमें हमने भारत का एक सहयोगी राज्य बनाया था। इसके साथ जो हमने 36वां संविधान संशोधन किया उसमें सिक्किम को हमने क्या पूर्ण राज्य का दर्जा दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ठुमरी जो अर्थशास्त्रीय भारतीय संगीत की एक आम शैली है, डैश की रानी के रूप में जाना जाता है। तो ठुमरी संगीत से एक बहुत ही महत्वपूर्ण नाम है, वो नाम आता है गिरजा देवी का। ये ठुमरी संगीत की रानी के रूप में भी इनको जाना जाता है। अगर हम ठुमरी संगीत से अन्य नामों की बात करें तो इसमें नाम आता है, एक तो बेगम अख्तर का नाम आता है, बेगम अख्तर। दूसरा नाम आता है गौहर खान का, दूसरा नाम किसका? गौहर खान का। तीसरा नाम है आपका शोभा गुरटू का, शोभा गुरटू। और
चौथा नाम जो है वो है आपका रसूलन भाई। ये जो है जितने भी नाम थे ये ठुमरी गायन से जो अर्धशास्त्रीय भारतीय संगीत है इससे संबंधित हैं। वहीं अनुष्का शंकर की बात करें तो अनुष्का शंकर जो है जो सितार से संबंधित है, मैंने आपको पहले प्रैक्टिस सेट में बताया था। अनुष्का शंकर हो गए, पंडित रविशंकर प्रसाद जो हो गए, ये आपके सितार से संबंधित हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी की बात करें तो ये बहुत ही फेमस नाम है एम एस सुब्बुलक्ष्मी, ये कर्नाटक म्यूजिक से संबंधित हैं। एम एस सुब्बुलक्ष्मी 1998 में इनको भारत रत्न दिया गया था। 1974 में इनको क्या दिया गया था, तो 1974 में जो रमन मैग्सेसे अवार्ड है ये उनको 1974 में दिया गया था। और पद्म भूषण की बात करें तो पद्म भूषण जो है इनको 1954 में दिया गया था। और पद्म विभूषण इनको कब दिया गया था, तो 1975 में इनको पद्म विभूषण दिया गया था एम एस सुब्बुलक्ष्मी को। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। तो निम्नलिखित में से कौन भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर होगा केसी नियोगी। केसी नियोगी जो है भारत के प्रथम वित्त आयोग के अध्यक्ष थे। और पहला वित्त आयोग जो है भारत का कब गठित हुआ था, तो 1951 में भारत का पहला वित्त आयोग गठित हुआ था। अगर हम वित्त आयोग की बात करें तो वित्त आयोग का जो वर्णन है वो अनुच्छेद 280 में दिया गया है। और वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है, तो वर्तमान समय में जो वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं वो कौन है, ये हैं आपके अरविंद पनगड़िया। अरविंद पनगड़िया जो है ये आपके वर्तमान समय में वित्त आयोग के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न देखें, उससे पहले आप सभी लोगों को बता दें कि अगर आप लोग स्टैटिक जीके में परेशान हो रहे हैं तो हम आप लोगों के लिए वन स्टॉप सॉल्यूशन लेके आए हैं स्टैटिक जीके का, जिसमें हम 50+ इंपॉर्टेंट स्टैटिक जीके के टॉपिक को कवर किया है। डिफरेंट एग्जाम के एनालिसिस को करके रेलवे हुआ, डिफेंस हुआ, एसएससी हुई और भी जो आपके अन्य स्टेट्स एग्जाम होते हैं उन सभी को एनालिसिस करके ये ई बुक तैयार की गई है। तो इसे आप परचेज़ कर सकते हैं, इसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। इसका प्राइस जो है वो मात्र 49 रुपये रखा गया है। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है, ओपेक का मुख्यालय कहाँ स्थित है। तो ओपेक का जो मुख्यालय है ये कहाँ पर स्थित है, तो इसका राइट आंसर क्या होगा, वियना। वियना जो है ये ऑस्ट्रिया में ओपेक का मुख्यालय। ओपेक जो है यानी कि ऑयल एक्सपोर्टिंग कंट्री का ये एक ग्रुप है जिसका मुख्यालय जो है वियना में पड़ता है। जिनेवा का मैंने आपको कल बताया था, जिनेवा में कौन कौन से मुख्यालय हैं, तो मैंने आपको बताया था जितने भी मुख्यतः ओ से लास्ट होते हैं वो सारे के सारे मुख्यालय आपके जिनेवा में स्थित होते हैं। और जो भी धन यानी कि कोष से संबंधित मुख्यालय हैं वो आपके कहाँ पे हैं, वॉशिंगटन डीसी में। जैसे अगर हम वॉशिंगटन डीसी की बात करें तो एक तो आपका आईएमएफ हो जाता है और वर्ल्ड बैंक, यानी कि आईएमएफ इंटरनेशनल मॉनेटरी फंड और वर्ल्ड बैंक, ये दोनों मुख्यालय आपके कहाँ पे हैं, तो वॉशिंगटन डीसी में है। और जिनेवा की अगर हम बात करें तो जिनेवा में एक तो WHO है आपका, यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन है, WTO है, वर्ल्ड ट्रेड ऑर्गेनाइजेशन है, ILO है, यानी कि इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है। ये जो है मुख्यालय आपके जिनेवा में स्थित हैं। और जिनेवा में आपका अंकटाड का भी मुख्यालय है। इसके साथ आपको ऑप्शंस में दिख रहा होगा ब्रुसेल्स। ब्रुसेल्स में आपका 2 मुख्यालय हैं, यानी कि दोनों ही महत्वपूर्ण मुख्यालय हैं। एक तो EU का मुख्यालय है और दूसरा मुख्यालय जो है ये नाटो का है। EU यानी कि यूरोपियन यूनियन का मुख्यालय है और नाटो नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन, ये यहाँ पे 2 मुख्यालय हैं। ये नाटो का मैंने आपको फुल फॉर्म बताया था, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन। तो ये दोनों मुख्यालय जो हैं ये आपके ब्रुसेल्स में स्थित हैं। अगला देखते हैं, मौसम विज्ञान संबंधी पूर्वानुमान के लिए निम्नलिखित में से किसको गुब्बारे में भरने हेतु उपयोग में लाया जाता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, तो हीलियम को गुब्बारे में भरने हेतु इसको उपयोग में लाया जाता है जिससे मौसम का पूर्वानुमान लगाया जा सके। हाल ही में वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा। तो वर्ष 2024 के लिए ज्ञानपीठ पुरस्कार से किसे सम्मानित किया जाएगा, तो ये 59वां ज्ञानपीठ पुरस्कार सम्मान है। और इससे किसे सम्मानित किया जाएगा, तो विनोद कुमार शुक्ला को ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित किया जाएगा। वहीं अगर हम 58वें ज्ञानपीठ पुरस्कार की बात करें तो ये किसको मिला था, तो 58वां जो ज्ञानपीठ पुरस्कार था ये गुलजार को और जगत गुरु रामभद्राचार्य जी को ये 58वां ज्ञानपीठ पुरस्कार दिया गया था। अगला प्रश्न आता है, मौर्य शासक अशोक द्वारा निर्मित सारनाथ के जो सिंह चतुर्मुख बना है डैश से बना है। तो ये जो सिंह चतुर्मुख है ये किससे बना है, तो जो बलुआ पत्थर होता है यानी कि सैंड स्टोन, ये इसी से आपका सारनाथ का सिंह चतुर्मुख बनाया गया था। अशोक की बात करें तो अशोक का जो शासनकाल था ये कब से कब तक था, तो अशोक का जो शासनकाल था वो 268 BC से
232 बीसी तक अशोक का ये शासनकाल था। अशोक ने एक युद्ध भी लड़ा था जो कि महत्वपूर्ण युद्ध था, वो कलिंग का युद्ध था जो 261 बीसी में अशोक के द्वारा लड़ा गया था। अगला आता है ऐहोल शिलालेख निम्नलिखित में से किस शासक के हैं? तो ऐहोल शिलालेख ये किस शासक के थे? तो पुलकेशिन द्वितीय जो था इसी के ये शिलालेख थे। एक कीबोर्ड की कीज जिनका उपयोग अन्य कीज के इनपुट को संशोधित करने के लिए किया जाता है डैश कहलाती हैं। तो ऐसी कीज को हम क्या कहते हैं? तो मॉडिफाइज कीज ऐसी कीज को कहा जाता है, यानी कि जो मॉडिफायर कीज होती हैं उन्हें हम जानते हैं। जैसे कि जब एक कीबोर्ड की की होती है तो उसमें आपका पूछा गया अन्यथा जब आप कोई इनपुट देते हैं और अगर उसे संशोधित करना होता है तो उसी की को हम जो होते हैं मॉडिफायर्स की के रूप में जानते हैं। 2011 की जनगणना के अनुसार भारत की जनसंख्या घनत्व कितना था? तो ये 382 किलोमीटर स्क्वायर, ये आपका 2011 की जनगणना के अनुसार ये आपका जनसंख्या घनत्व था। और हम आपको ये जनसंख्या घनत्व जो है वो पहले ही प्रैक्टिस सेट में करा चुके थे। वहीं अगर हम इसमें आपका देख लें, मैंने आपको कल डिस्कस जो कराया था, सबसे कम जो साक्षरता बताई थी वो कहाँ पे थी? तो वो बिहार में थी। और इसी के साथ पुरुषों का मैंने आपको डिस्कस करा दिया था। और सबसे कम साक्षर जिला कौन सा था? तो सबसे कम साक्षर जिला है वो आपका अलीराजपुर है। और साक्षरता मापने की जो उम्र होती है ये कितनी होती है ये भी आपको पता होना चाहिए। तो जो साक्षरता मापने की उम्र होती है वो कितनी होती है? तो जो साक्षरता की उम्र होती है वो 7 वर्ष से हम ये आपकी साक्षरता मापते हैं। वहीं इसमें अगर हम जनसंख्या की बात करें तो जो भारत में ग्रामीण जनसंख्या है, कौन सी जो ग्रामीण जनसंख्या है भारत की वो कितनी है? तो 68.84% जो है वो भारत की ग्रामीण जनसंख्या है। और शहरी जनसंख्या की बात करें तो शहरी जनसंख्या कितनी है? तो 31.16% जो है ये आपकी शहरी जनसंख्या है। और शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में जो आपका अंतर है वो कितना है? तो 37.68% जो है वो आपका शहरी और ग्रामीण जनसंख्या में अंतर है। इसी के साथ सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? तो सबसे ज़्यादा ग्रामीण जनसंख्या जो है वो आपकी हिमाचल प्रदेश में है। और सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या कहाँ पे है? तो ये आपकी गोवा में है सबसे कम ग्रामीण जनसंख्या। वहीं अगर हम महाराष्ट्र की बात करें तो महाराष्ट्र में जो है वो सबसे ज़्यादा शहरी जनसंख्या है महाराष्ट्र में। और इसी के साथ एक और यहाँ पे इम्पोर्टेंट बनता है, तो मैंने वो आपको बताया था 2011 का जनगणना आयुक्त। तो 2011 का जो जनगणना आयुक्त है वो सी चंद्रमौली थे। कौन थे? सी चंद्रमौली जो थे वो 2011 की जनगणना आयुक्त थे। वही पॉपुलेशन की मैंने सबसे ज़्यादा की बात करें तो सबसे ज़्यादा पॉपुलेशन किस में है? तो यूपी में है। और सबसे कम पॉपुलेशन किस में है? तो सबसे कम जो है वो आपकी सिक्किम में है। इसी के साथ सेक्स रेशियो भारत का कितना है? तो सेक्स रेशियो जो भारत का है वो है आपका 943। और अगर चाइल्ड सेक्स रेशियो की बात करें तो ये है आपका 919 चाइल्ड सेक्स रेशियो। और 10 की वृद्धि आपको पता होनी चाहिए सबसे ज़्यादा कब थी? तो सबसे ज़्यादा 10 की वृद्धि कब थी? तो सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी वो 1961 से 1971 तक 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी। 0.31 नहीं सॉरी सबसे ज़्यादा जो 10 की वृद्धि दर्ज की गई थी वो 24.80% की गई थी। और सबसे कम जो की गई थी वो थी आपकी 0.31% जो 1911 से और 1921 के बीच में ये दर्ज की गई थी। तो ये जितने भी थे आपके जनसंख्या से संबंधित महत्वपूर्ण फैक्ट ये अब तक आपके तीनों प्रैक्टिस सेट में ऑलमोस्ट कंप्लीट हो चुके हैं। और जो भी आपके फैक्ट बच रहे होंगे जनसंख्या के वो हम आने वाले प्रैक्टिस सेट में करा देंगे। ये आप लोगों से रिक्वेस्ट करेंगे कि जितने भी मैंने आपको ये फैक्ट बताएं ये आप लोग कहीं नोट डाउन कर लीजिएगा जिससे आपको रिविज़न में दिक्कत ना हो। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है डैश नृत्य भारत के अधिकांश अन्य नृत्यों की तुलना में अंतर्मुखी और संयमित है। कलाकार सभी दर्शकों के साथ आंख से संपर्क स्थापित करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा मणिपुर। निम्नलिखित में से कौन सा रोग बैक्टीरिया के कारण होता है? तो बैक्टीरिया के कारण जो रोग कौन से होते हैं? तो यहाँ पे आपको दिया गया है, एक तो आपको प्लेग दिया गया है, टाइफाइड दिया गया है और मलेरिया दिया गया है। तो यहाँ पे आपको कूट में बताना है कि कौन सा रोग जो है वो आपका मलेरिया से मतलब बैक्टीरिया के कारण होता है। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका जो राइट आंसर होगा मैं आपको यहाँ से दिखा देता हूँ, कूट में देख लीजिएगा।
तो कूट में फिल करना है। तो बैक्टीरिया से जो आपके रोग होते हैं, एक तो आपका प्लेग होता है और टाइफाइड होता है, तो ये आपके बैक्टीरिया के रोग हैं। तो यहाँ पे देख लीजिए, अब कूट में यहाँ पे फिल करना है। तो केवल 1 और 2 जो हैं वो बैक्टीरिया से होने वाले रोग हैं, बाकी जो आपका ऑप्शन 3 में दिया गया है ये आपका बैक्टीरिया से नहीं होता है। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। वह स्थिति या दशा है जिसमें किसी व्यक्ति या समुदाय के पास न्यूनतम जीवन स्तर के लिए वित्तीय संसाधनों और आवश्यकताओं वस्तुओं का अभाव होता है। तो ऐसी स्थिति को हम क्या कहते हैं? तो ऐसी स्थिति को हम गरीबी कहते हैं, जहाँ जो व्यक्ति का जीवन होता है वो न्यूनतम स्तर पर होता है और जो भी जरूरी वस्तुएं होती हैं उसका व्यक्ति के पास अभाव होता है। अगला प्रश्न आता है अल नीनो। तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट वर्ड है अल नीनो, आपका एनटीपीसी ग्रुप डी, यहाँ तक कि एसएससी में ऐसा कोई एग्जाम नहीं है जहाँ पे ये टर्म ना पूछा जाए। तो अल नीनो एक जटिल मौसमी प्रणाली है जो हर 3 से 7 सालों में एक बार दिखाई देती है। यह है अल नीनो शब्द का क्या अर्थ है? तो अल नीनो शब्द का क्या अर्थ होता है? तो बाल मसीहा यानी कि चाइल्ड क्राइस्ट इसका अर्थ होता है। तो इम्पोर्टेंट टर्मिनोलॉजी है, इसको आप लोग याद करके रखिएगा। अगला प्रश्न आता है डैश के संरक्षण में भारतीय फुटबॉल टीम ने 1951 के एशियाई खेलों में स्वर्ण पदक जीता था और 1956 के ओलंपिक में चौथे स्थान पर रही थी। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसके राइट आंसर होगा सैयद अब्दुल रहीम। कारगिल बॉयड द टर्निंग पॉइंट नामक पुस्तक किसने लिखी है? तो ये जो पुस्तक है ये किसके द्वारा लिखी गई है? तो कर्नल एम.बी. रविंद्रन के द्वारा इस पुस्तक को लिखा गया है। निम्नलिखित में से कौन सा उपकरण कंप्यूटर द्वारा उत्पादित परिणामों को मशीन पाठनीय रूप में स्वीकार करता है? तो मशीन पाठनीय रूप में कौन स्वीकार करता है? तो ये प्रिंटर। भारत में राष्ट्रीय राजमार्ग एक NW1 के अनुसार इलाहाबाद प्रयागराज हल्दिया की लंबाई विस्तार किलोमीटर में क्या है? तो इसकी लंबाई क्या है? तो 1620 किलोमीटर जो नेशनल वाटरवेज 1 है इसकी लंबाई है, क्योंकि प्रयागराज को हल्दिया तक जोड़ता है। ये मतलब प्रयागराज से हल्दिया तक ये आपका नेशनल वाटरवेज 1 है। निम्नलिखित में से किस शर्त के तहत एक संसद सदस्य को अयोग्य घोषित किया जा सकता है? तो जिस राजनीतिक दल से वह संबंधित है उसके द्वारा जारी किए गए निर्देश के विपरीत सदन में मतदान या मतदान से परहेज करता है और वह उस कंपनी संगठन में निर्देशक या प्रबंधक कार्मिक है जिसमें सरकार का कम से कम 25% हिस्सा हो। तो इसमें संसद की आयोग जो सांसद होता है उसकी अयोग्यता पे बात बताई गई है। तो इसमें कौन सा आंसर होगा? तो ये आपको बताना है। तो 1 और 2 दोनों के तहत कर सकता है। अब यहाँ पे आप समझिए, क्योंकि जैसे जब कोई पार्टी विप जारी करती है, जैसे कि आप एक एग्जांपल ले सकते हैं, तो आप एनडीए का ले सकते हैं या फिर इंडिया गठबंधन का। तो एनडीए ने जैसे कि विप जारी किया और उसके बाद मान लीजिए 300 सांसद हैं, तो 300 सांसदों को विप जारी किया गया किसी वोटिंग में या कोई भी अमेंडमेंट पास होना है तो उसके लिए, और वहाँ पे एनडीए के जो हैं वो 5 सांसद जो हैं वो अपोजिशन को यानी कि जो एनडीए को सपोर्ट कर देते हैं। ये पता तो नहीं चलता लेकिन बाद में चीज़ें पता चल जाती हैं। तो ये जो है तो पार्टी इनको निष्कासित कर सकती है और इनको संसदीय जो होती है वो चली जाती है, क्योंकि ये एनडीए से ही लड़े थे। तो इस स्थिति में ये चले आएंगे और यही आपका कथन 1 में दिया गया है कि जिस राजनीतिक दल से वह संबंधित रखते हैं उसके द्वारा जारी किसी भी निर्देश के विपरीत सदन में मतदान या मतदान से परहेज कर देते हैं। तो अगर पार्टी ने विप जारी किया गया है तो उसके पार्टी के सांसदों को वो फॉलो करना होता है, वरना पार्टी निष्कासित कर देती है। और जिसका सरकार का हिस्सा जिस कंपनी या संगठन में 25% से कम हो, अगर उसमें वो निर्देशक हैं, तो ऐसी स्थिति में भी अयोग्य घोषित करार दिए जा सकते हैं। ठीक है, अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न है निम्न में से कौन सा पंचवर्षीय योजना का लक्ष्य नहीं होता है? तो पंचवर्षीय योजना का कौन सा लक्ष्य नहीं होता है? उच्च जनसंख्या वृद्धि, उच्च जीडीपी वृद्धि, सभी लोगों के लिए समान लाभ और आत्मनिर्भरता। तो उच्च जनसंख्या वृद्धि का पंचवर्षीय योजना से कोई भी संबंध नहीं है। और पंचवर्षीय योजना कब स्टार्ट हुई थी? तो 1951 से स्टार्ट हुई थी, यूएसएसआर से ली थी, जो वर्तमान में रसिया है। डीआरडीओ की स्थापना डैश में हुई थी? तो डीआरडीओ यानी कि डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन, जिसकी स्थापना कब की गई थी? तो इसकी स्थापना जो है 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर इसका कहाँ पे है? तो हेडक्वार्टर इसका दिल्ली में है। वर्तमान समय में इसके अध्यक्ष कौन है? तो जो समीर बी कामत हैं। कौन? समीर बी कामत, ये वर्तमान समय में डीआरडीओ के अध्यक्ष हैं। अगला प्रश्न आता है अधिक खाना खाने से यदि कोई अम्लता का शिकार हो जाता है तो उसे उसका क्या इलाज है? तो उसका इलाज क्या होता है? तो बेकिंग सोडा जो होता है ये उसको खा लेना चाहिए। अगर जैसे कोई अधिक अम्लता का शिकार, ज़्यादा एसिडिटी का कारण हो जाता है, तो बेकिंग सोडा से जो एसिडिटी होती है वो डाउन हो जाती है।
अगला आता है निम्नलिखित में से कौन सा ताजे पानी के तालाबों, झीलों और दलदलों में पाए जाने वाले जानवरों का एक समूह है जो चलन के लिए सटे या पैरापोडिया प्रदान करते हैं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा? तो इसका राइट आंसर होगा एनलीडा। एनलीडा ये जानवर होता है जो तालाबों और झीलों में, दलदलों में पाया जाता है। आपके लिए क्वेश्चन है कि निम्नलिखित झीलों में से कौन सी झील क्रेटर झील का एक उदाहरण है? तो नैनीताल झील है, लोनार झील है, सुमेरी झील है और अष्टमुडी झील है। तो इसका आंसर आप लोगों को हमें कमेंट बॉक्स में बताना है। और जो हमने प्रैक्टिस सेट 2 में प्रश्न आपसे पूछा था, उसमें प्रश्न पूछा था कि भारत की 5वीं पंचवर्षीय योजना किस पर केंद्रित थी? तो 5वीं पंचवर्षीय योजना जो थी वो गरीबी निवारण पर केंद्रित थी। उसी के साथ मैंने बताया था आपको, इसी में 20 सूत्री कार्यक्रम भी लाया गया था 5वीं पंचवर्षीय योजना में। ये रहा आप लोगों के लिए ऐप का व्यू। अगर आप लोग मॉक टेस्ट देना चाहते हैं एनटीपीसी के, तो 10 मॉक टेस्ट हमने फ्री ऑफ कॉस्ट प्रोवाइड करा दिए हैं ऐप पे। तो आप लोग वहां से अपनी तैयारी भी चेकआउट कर सकते हैं। उसका लिंक आप लोगों को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, तो वहां से आप उसे देख सकते हैं। बाकी आप लोग अगर स्टैटिक जीके की बुक खरीदना चाहें तो इसे आप लोग खरीद सकते हैं। इसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और पीडीएफ के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर सकते हैं। उसका लिंक आपको कमेंट बॉक्स में पिन कर रखा है और साथ में डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। और एनटीपीसी के जो हमने पीवाईक्यूज डिस्कस किए थे, प्रीवियस ईयर बेसिस जो क्वेश्चन आपके पूछे गए थे उनको डिस्कस किया था, उसका लिंक भी आपको डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। आप यूट्यूब में प्लेलिस्ट सेक्शन में जाके चेकआउट कर सकते हैं। सबसे ऊपर वो एनटीपीसी के पीवाईक्यूज की प्लेलिस्ट आपको दिख जाएगी। तो ये हमारे व्हाट्सएप चैनल और टेलीग्राम चैनल है। इनको भी आप लोग अगर इन्फॉर्मेशन सबसे तेज़ और सबसे सटीक चाहिए तो आप लोग इनको ज्वाइन कर सकते हैं। बाकी आप लोगों से रिक्वेस्ट है कि आप लोग चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। मिलते हैं फिर अगले मॉक में।